हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम लोग एनिमल किंगडम में फाइलम एस्केलमिंथीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज तक कवर कर लिया था और लगभग 9 लेक्चर हमारे ख्याल से लगे हुए हैं। आज 10वां या 11वां लेक्चर है। तो हम चाहते भी हैं कि आप ऐसे ही पढ़ो कि एक वीडियो में आपको बस हम एस्केरिस की मार्फोलॉजी नहीं बताएंगे, पूरा एस्केरिस खत्म करेंगे, पूरा ये फाइलम खत्म करेंगे, ठीक, विद ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पूरी कोशिश है ताकि आप अगर अपना 2 घंटे या 1.5 घंटे दे रहे हो ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल से, सिस्टम से, लैपटॉप से, तो आपका जो 2 घंटे है ना वो फुल यूटिलाइज होना चाहिए। हमारी ये कोशिश भी रही है कि हर एक वीडियो में हम ऐसा ही करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, ताकि ऐसा ना हो कि इस फाइलम को हम 3 से 4 या 5 लेक्चर में ख़त्म करें कि आपका पढ़ने का भी मन ना करे। ठीक, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज हम इस फाइलम को ख़त्म करेंगे। और अभी जो है 2 से 3 दिन की छुट्टी के बाद 2 से 3 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं और इस बीच आपका टेस्ट तो चल ही रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम टेस्ट सीरीज से बहुत प्रॉफिट हो रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है। तो हम चाहते भी यही हैं कि आप मैक्सिमम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत मिनिमम प्राइस रखा हुआ है हमने, ठीक है। उसमें आपका बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। लॉट्स ऑफ जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपकी एक तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एस्केलमिंथीज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोगों को एक ही जनरा पढ़ना है, एस्केरिस, ठीक है। तो कुछ पहले हम कॉमन या जनरल फीचर इस फाइलम के देखेंगे, उसके बाद हम लोग एस्केरिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए एकदम स्टार्ट हो जाइए, पेन कॉपी उठाइए और फटाफट जितना चीज लिखाते चले जा रहे हैं उसको सारी चीजें फटाफट नोट करिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्केलमिंथीज। देखिए एस्केलमिंथीज को हम लोग निमेटोडा या निमैट हेलमिंथीज भी कहते हैं, निमेटोडा या निमैट हेलमिंथीज भी कहते हैं। तो आपको हम पहले ये बता दें कि एस्केलमिंथीज कॉमनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली इसको हम राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी बॉडी का सेक्शन कट करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन में राउंड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। और भी चीजें हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्म एस्केलमिंथीज किसने दिया था? एस्केलमिंथीज टर्म दिया था ग्रॉबेन, ठीक। और टर्म निमैट हेलमिंथीज इसी के लिए यूज करते हैं, निमैट हेलमिंथीज ये दिया था गेगेनबार ने। इनके बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया था, गेगेनबार ने प्लेटीहेलमिंथीज टर्म भी दिया था, राउंड वर्म या निमेटोडा भी कहते हैं, ठीक। सबसे खास बात है इस फाइलम की, सबसे खास बात है इस फाइलम की कि ये एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, या आप कह सकते हैं कॉजेस डिजीज इन एनिमल एज वेल एज प्लांट। ये बात बहुत अच्छे से आप याद रखना। जैसे अगर हम बात करें कुछ एनिमल डिजीज की तो आपको पता ही है, एनिमल डिजीजेस की बात करें, एनिमल डिजीजेस, तो एनिमल डिजीजेस की बात करें तो आपको पता है एस्कैरियोसिस, एस्कैरिस आ जाएगा इसमें। इसके अलावा एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव जिसको कहते हो आप, जिसको फाइलेरियोसिस भी कहते हो, फाइलेरिया, ठीक। बाकी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो एनिमल में कॉज होते हैं। अब अगर हम प्लांट की बात करें, जो प्लांट पैरासाइट होते हैं, तो कुछ ऐसे भी एस्केलमिंथीज है या निमेटोडा हैं जो कि प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे सीनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस, इसको आप सी एलिगेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सी एलिगेंस लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा आपको हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते टाइम एक और पैरासाइट का नाम बताया था जिसका नाम क्या है, मिलोडीगाइन, मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, जो कि टोबैको प्लांट के रूट का पैरासाइट है, टोबैको रूट पैरासाइट, टोबैको रूट पैरासाइट है। जब हमने आपको
जब हमने आपको क्या पढ़ा रहे थे, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, जो चीजें छूटी हैं उसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली चीज इस फाइलम के मेंबर्स फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था प्लैटीहेल्मिन्थीज में फ्री लिविंग एक क्लास बताया था टर्बलेरिया, और सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा ये पैरासिटिक क्लास बताया था। ठीक है, इसके मेंबर पैरासिटिक होते हैं। तो टर्बलेरिया में प्लेनेरिया मतलब जिसको डुजेसिया भी कहते हैं वो बताया था। ट्रिमेटोडा में हमने आपको फैशियोला, सिस्टोसोमा ये सब बताया था, और सिस्टोडा में हमने आपको टीनिया वगैरह बताया था। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम इसके जनरल फीचर्स की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर के बेसिस पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बॉडी प्लान फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब पढ़ाया था हमने, ट्यूब के अंदर ट्यूब मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मतलब पहली बार, यहां पे लिख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हमें देखने को मिला। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, एक ट्यूब बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, तो एक ट्यूब ये है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूब ये है, बताया था हमने आपको। इसके पहले आपने देखा था बॉडी प्लान प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या था, ब्लाइंड सैक था, है ना, ब्लाइंड सैक था। तो यहां पे क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और उसके बाद ये कैसे हैं भाई, ये स्यूडोसिलोमेट है, फाल्स सिलोम पाया जाता है। ये भी हमने पहली क्लास में ये सब बताया था हमने आपको, क्योंकि इनमें एक्टोडर्म तो होता है, एंडोडर्म तो होता है, और ये जो बॉडी कैविटी है उसमें मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, बताया था हमने आपको। तो ये एक्टो हो गया, ये एंडो हो गया, और यहाँ पे मीजोडर्म के पाउच हैं, मीजोडर्मल पाउचेस। तो हमने कहा था सिलोम, आप उसी को ट्रू सिलोम कहोगे जहां पे ट्रू सिलोम की लाइनिंग मस्ट बी मीजोडर्मल, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कहते हैं ये फाल्स सिलोमेट है। ठीक, ये स्यूडोसिलोमेट है। बाइलेटरल सिमेट्री है ही भाई, स्टार्ट हो गई थी प्लैटीहेल्मिन्थीज से बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो आप यहाँ पे बताएंगे ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला। प्लैटीहेल्मिन्थीज में बस और बस हमें ऑर्गन देखने को मिल रहा था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात तो आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। 4-5 कुछ पॉइंट हैं जो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है। ठीक, इसके अलावा लिखते जाएंगे आप इसके कॉमन फीचर। अब हम इसके आते हैं बॉडी वॉल के ऊपर, मतलब इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है। तो याद रखना, जो बॉडी वॉल है भाई, बॉडी वॉल में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल। इसी वजह से ये कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पैरासिटिक मेंबर होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, फिर भी हमारे इंटेस्टाइनल जूस से डाइजेस्ट नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे थिक क्यूटिकल पाया जाता है। और इसकी जो एपिडर्मिस होती है, इसके बहुत खास विशेषता है, एपिडर्मिस जो होती है वो सिनसाइशियल होती है। सिनसाइशियल का मतलब, अब सिनोसिटिक भी लिखा रहता है लेकिन हमने आपको अंतर बताया है, सिनसाइशियल और सिनोसिटिक दोनों का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बॉडी वॉल में केवल ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है, केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती हैं। सर्कुलर मसल लेयर CML एब्सेंट होता है, वेरी IMP। ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर CML मतलब सर्कुलर मसल लेयर एब्सेंट होता है,
सर्कुलर मसल लेयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इज इट डन? ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद इसको देखिए, पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे चलिएगा। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे चलिए। चलिए आगे देखते हैं हम। इनमें क्या होता है, नो डिस्टिंक्ट हेड, हेड तो नहीं पाया जाता, लेकिन इसके जो माउथ होते हैं उसकी सबसे खास विशेषता ये होती है, माउथ कंटेन्स, माउथ guarded by triradiate lips, very IM, triradiate lips होते हैं, आगे इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद क्या है भाई, ट्राईरेडिएट लिप्स में हम आगे देखेंगे, एस्केरिस पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे। फिर इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें जो एक्सक्रीशन है, इनमें जो यहां पे लिखिएगा एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, इन पैरासिटिक फॉर्म, इनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में आपको 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि ये अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया एंड यूरियोटेलिक मतलब यूरिया, दोनों एक्सक्रीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज होती है फॉर एक्सक्रीशन, यहां पे कुछ स्पेशल टाइप की कैनाल्स होती हैं, सेल्स होते हैं जिसको हम रिनेट सेल कहते हैं। रिनेट सेल्स या एच सेल्स। एच सेल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एच शेप का होता है। कैसा होता है, एच शेप का होता है, इसलिए इसको रिनेट सेल या एच सेल कहते हैं। दिस इज वेरी आईएमपी, दिस इज वेरी आईएमपी। जैसे प्लैटिहेल्मिन्थीज में हमने आपको प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल्स बताया था, वैसे ही यहाँ पे रिनेट सेल प्रेजेंट होते हैं या एच सेल होते हैं। इज इट डन? यहाँ तक तो कोई बात दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कार्ड। नर्व कार्ड 6 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड होते हैं यहाँ पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम लोग इसके बाद एनेलिडा पढ़ेंगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट होगा नर्वस सिस्टम। ये बस आप समझिए कि इसमें इस तरीके से नर्व रिंग पाया जाता है, इस तरीके से, और 6 नर्व कार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, 6 नर्व कार्ड पाए जाते हैं जो कि पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनली ट्रेवल करते हैं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, हेड नहीं है, माउथ है, ट्राईरेडिएट लिप्स है, अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक दोनों है, रिनेट सेल एच सेल इसके एक्सक्रीशन के लिए है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। आगे इसके बारे में क्या कहेंगे, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो वेरी आईएमपी, ध्यान दीजिएगा। सेंस ऑर्गन कई तरीके के होते हैं, इसमें कुछ सिफेलिक सेंस ऑर्गन होते हैं, सिफेलिक सेंस ऑर्गन, एंड कुछ कॉर्डल सेंस ऑर्गन होते हैं। कॉर्डल सेंस ऑर्गन, सिफेलिक सेंस ऑर्गन का मतलब बॉडी के एकदम अपर पार्ट पे, कॉर्डल का मतलब बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट पे। अगर हम सिफेलिक सेंस ऑर्गन की बात करें तो ये होता है एम्फिड्स, वेरी आईएमपी,
समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्डल सेंस ऑर्गन होते हैं फेजमिड्स, वेरी वेरी आयन, ठीक। और ये जनरली कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और भी सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एस्कैरिस पढ़ाएंगे, वहां पे आपको बताएंगे प्री एनल पैपिली, पोस्ट एनल पैपिली, ठीक है, डबल सेंसरी पैपिली, ये सब होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, डायोसियस होते हैं, ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट, है ना, मतलब यूनिसेक्सुअल, और क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल को आप देख करके दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। अगर कभी भी मेल और फीमेल में क्लियर कट आपको डिफरेंस दिख रहा है तो इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। अगली चीज, इनका जो एग होता है शेल्ड एग होता है। शेल मतलब कवच होती है, काइटिनस, काइटिनस सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसके बाद ये मोनोजेनेटिक, मतलब एक बिना होस्ट वाले, केवल एक होस्ट में, मतलब बिना सेकेंडरी होस्ट वाले भी हो सकते हैं, एंड डाइजेनेटिक दोनों होते हैं। मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक दोनों होते हैं, जैसे आगे बताएंगे। और अगली चीज, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा, अरे विदाउट लार्वा, और इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा प्रेजेंट, और इनके जो लार्वा होते हैं उसको हम रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं, क्योंकि रैबिडाइटिस एक टाइप का एस्कीहेलमिंथीज होता है, रैबिडाइटिस उसी के जैसा दिखते हैं, इसलिए इसको रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके लार्वा कैसे हैं, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा हैं। इज इट क्लियर, इज इट डन, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है। अब देखिए, आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन, जनरली क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन के बेसिस पे, सेंस ऑर्गन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इनको क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे एडमसन ने इसका क्लासिफिकेशन किया था, और इसको दो क्लास में डिवाइड किया था, क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 इज द रैबिडिसिया, या इसी को सेसरनेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेसरनेंसिया कहते हैं। क्लास 2 को इनोप्लिया या फिर एडिनोफोरा कहते हैं। इज इट क्लियर। अब अगर हम आगे बात करें तो इस क्लास के जो मेंबर हैं वो फ्री लिविंग भी है,
प्लस पैरासाइट भी हैं, और सेंस ऑर्गन इसमें एम्फिड्स जो कि सिफेलिक है एंड फेजमिड्स भी होते हैं। एम्फिड्स और फेजमिड दोनों देखने को मिलते हैं। अगर हम इस क्लास के मेंबर की बात करें तो इनमें मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग, सम पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, और इनमें फेजमिड्स एब्सेंट होते हैं। फेजमिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखते जाएं तो इसके एग्जाम्पल में स्कैरिस आएगा, इसके एग्जाम्पल में वुचरेरिया आएगा, इसके एग्जाम्पल में एनसाइलोस्टोमा आएगा, इसके एग्जाम्पल में ड्रैकनकुलस आएगा, इसके एग्जाम्पल में लोआ आएगा, ये सब आएगा। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने। क्या बताया हमने? एस्कैरिस, वुचरेरिया, एनसाइलोस्टोमा, ड्रैकनकुलस, लोआ, अच्छा एक और एंटेरोबियस, पिनवर्म। ठीक, ये है। इसके एग्जाम्पल में ट्राइक्यूरिस आएगा, इसके एग्जाम्पल में ट्राइकिनेला आएगा। ठीक, ये सब आएंगे। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को सेंस ऑर्गन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फ्री लिविंग पैरासिटिक होते हैं और इसमें एम्फिड और फेजमिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फेजमिड एब्सेंट होता है। इज इट डन? इज इट डन? एक बार इसको देखिए, फिर आगे चलेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे सारी चीजें। ओके, एकदम घबराना नहीं है, सब का सब कह सकते हैं कि एकदम इजी है, बस आपको समझने की देर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग एस्कैरिस के बारे में पढ़ते हैं। तो सब हमें एक ही चीज पढ़ना है, एस्कैरिस पढ़ना है। तो हम आगे एस्कैरिस, जो स्पीसीज इसकी पढ़ते हैं वो है लुम्ब्रिक्वाइडिस। क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। इज इट क्लियर? जिसको हम लोग कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख ले। इसके क्लासिफिकेशन में भाई फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, जीनस आएगा, स्पीसीज आएगा। तो हमने कहा फाइलम एस्कियलमिन्थीज है, क्लास रैप्डिशिया है, ऑर्डर एस्कैरिडिडा है, जीनस एस्कैरिस है, और स्पीसीज लुम्ब्रिक्वाइडिस है। ठीक, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो है एस्कैरिस इज द, यू कैन से, कॉमन पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, और ये डिजीज जो कॉज करता है उसको हम लोग एस्कैरियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कैरियोसिस कहते हैं। और ये मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब ओनली वन होस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट एब्सेंट होते हैं। इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट एब्सेंट होते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है? इसके बाद हम बात करते हैं एस्कैरियोसिस या एस्कैरिस की। तो ये मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। बताएंगे कि चिल्ड्रेन में क्यों ज्यादा कॉमन होता है देन एडल्ट्स। एडल्ट के अपेक्षा बच्चों में ये ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि इसका इन्फेक्शन कंटामाइनेटेड सॉइल और वाटर से होता है। सॉइल, क्योंकि बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं,
इसकी वजह से इनमें बच्चों में इन्फेक्शन इसका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। और अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो बॉडी इलोंगेटेड टैपरिंग एट पोस्टीरियर एंड, थोड़ा मतलब टैपरिंग होती है, बस इतना लिखिए, इलोंगेटेड है, टैपरिंग है एंड अनसेगमेंटेड होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं होगा। सेगमेंटेशन हमने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, कॉर्डेटा में देखने को मिलता है, और टेपवर्म में फाल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, स्यूडो सेगमेंटेशन एंड स्यूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि टेपवर्म में नंबर ऑफ सेगमेंट्स फिक्स नहीं है और जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो बॉडी के सबसे पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है। जबकि हमने आपको बताया था फॉर द ट्रू सेगमेंटेशन देयर मस्ट बी 2 क्राइटेरिया। पहला क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी फिक्स्ड, एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट सेगमेंट शुड बी प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये बात हमने आपको बताई थी, एक बार इसको नोट करेंगे। फिर अब हम इसकी मार्फोलॉजी को देखेंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसमें सेक्सेस सेपरेट का मतलब ये डायोशियस है। कैसे हैं, डायोशियस। अब आपको ये देखना है कि मेल और फीमेल को आप कैसे एक्सटर्नली डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेल और फीमेल को, इसकी मार्फोलॉजी देखें तो मार्फोलॉजी में ये मेल एस्कैरिस बना रहे हैं हम, मेल एस्कैरिस, और यहाँ हम फीमेल एस्कैरिस बना रहे हैं, फीमेल एस्कैरिस। हमेशा याद रखना कि जो फीमेल एस्कैरिस होती है, फीमेल एस्कैरिस लार्जर देन मेल, मेल से बड़ी होती है। ये बात एकदम अच्छे से समझना है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन बड़ा होता है, तो फीमेल एस्कैरिस लार्जर देन मेल। अब हम मेल बना दें तो जो मेल एस्कैरिस होता है इसकी बॉडी कुछ ऐसी होती है, और जो फीमेल एस्कैरिस होती है इसकी बॉडी कुछ ऐसी होती है। अब आप ध्यान देना कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, सबसे एकदम अटेंटिव होकर के देखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेल एस्कैरिस डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल कैसे, दोनों में माउथ है, जो कॉमन चीजें हैं वो बता रहे। तो दोनों में क्या है, माउथ कॉमन, दोनों में बॉडी के थोड़े से पीछे एक्सक्रीटरी पोर है, दोनों में चीजें हैं, एक्सक्रीटरी पोर है, तो ये इसका एक्सक्रीटरी पोर हो गया। फिर फीमेल में एक और पोर देखने मिलेगा आपको, बॉडी माउथ से बॉडी के 1/3 पार्ट, 1/3 यहां पे एक पोर देखने मिलेगा, फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर, जो माउथ से हम कह सकते हैं बॉडी के 1/3 पार्ट पे, अब आप बॉडी को 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो जो पहला 1/3 पार्ट है यहां से लेके यहां तक वहां पे होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल में, अच्छा फीमेल में एक और पोर होता है जिसको हम कहते हैं एनस। तो इस तरीके से फीमेल की बॉडी में 4 पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 पोर्स इन फीमेल बॉडी। क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, और जो हम मॉर्फोलॉजी की बात करें जो बाहर से देखने पे दिख रहा है, गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर और एनस, ये 4 पोर फीमेल की बॉडी में दिखते हैं। मेल की बॉडी में यहां पे एक पोर है जिसको क्लोएका कहते हैं, क्लोएका, और क्लोएका का डुअल फंक्शन होता है, ये एनस की तरह भी काम करता है, ये मेल जेनाइटल पोर की तरह भी काम करता है, ये एनस की तरह भी काम करता है, ये मेल जेनाइटल पोर की तरह भी काम करता है, और इसमें दो इस तरीके से काइटिनस सीटी होते हैं, 2 काइटिनस सीटी जो इसके पेनिस की तरह काम करता है। तो ये क्या है, 2 काइटिनस स्पिक्यूल्स,
या सीटी। तो इस तरीके से मेल की बॉडी में 3 पोर्स होते हैं, 3 पोर्स इन बॉडी ऑफ मेल। मेल की बॉडी में 3 पोर, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर और क्लोएका। फीमेल की बॉडी में 4 पोर, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, फीमेल गोनोपोर और एनस। और अगर आपको मेल और फीमेल में डिफरेंस करना हो तो सबसे पहली बात तो आप यही कहेंगे भाई मेल स्मॉलर है देन फीमेल। दूसरी चीज, पोस्टीरियर पार्ट कॉइल्ड इन मेल, फीमेल में नहीं है, और फीमेल में स्ट्रेट है, एक तरीके से कह सकते हो। इसमें क्लोएकल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं या सीटी पाए जाते हैं। इन मेल, फीमेल में नहीं है। मेल में 3 पोर्स, इन मेल 4 पोर्स, इन फीमेल। तो ये 4-5 डिफरेंस आप मेल और फीमेल में कर सकते हो। ठीक, इज इट डन? तो ये मेल एस्कैरिस है पहले वाला, दूसरा वाला क्या है? फीमेल एस्कैरिस। मेल का जो पोस्टीरियर टेल है वो हाईली कॉइल्ड है, फीमेल का जो टेल है वो स्ट्रेट है। ठीक, पोस्टीरियर पार्ट का मतलब कॉर्डल पार्ट या आप कह सकते हो टेल। इज इट डन? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम जरा इनके माउथ के बारे में देख लें कि माउथ कैसा है। माउथ इनका कैसा है? ये जो माउथ है इसी का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो माउथ कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए, माउथ का सेक्शन लिया हमने। माउथ या आप लिख सकते हो यहाँ पे सेक्शन ऑफ माउथ। जब इसके माउथ का सेक्शन देखते हो आप तो माउथ के सेक्शन में माउथ कुछ ऐसे दिखता है, गार्डेड बाय 3 लिप्स, एक लिप, दूसरा लिप्स और तीसरा लिप्स। जो पहला लिप्स है इसको मिड डॉर्सल लिप कहते हैं, मिड डॉर्सल लिप। और जो ये 2 हैं इसको हम लैट्रोवेंट्रल लिप्स कहते हैं। लैटरल साइड में है और वेंट्रल साइड में होता है। ये बीचों बीच है, डॉर्सल साइड में होता है, ये लैटरल और वेंट्रल साइड में होता है, लैटरल और वेंट्रल साइड में। तो माउथ इज, यहां पे कह सकते हो ट्राई रेडिएट एंड डेंटिकुलेट लिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई रेडिएट मतलब 3, इस तरीके से माउथ कैसा हो गया? ट्राई रेडिएट एंड डेंटिकुलेट लिप्स। डेंटिकुलेट का मतलब ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे काइटिनस क्या कहते हैं, टीथ पाए जाते हैं। अब इन तीनों के अंदर होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कुछ इस तरीके से पैपिला पाए जाते हैं, सेंसरी पैपिला। अब देखते हैं सेंसरी पैपिला क्या है। इसमें जो सेंसरी पैपिला होता है उसको हम कहते हैं सेंसरी डबल पैपिला। इसमें जो पैपिला सेंस ऑर्गन पाया जाता है उसको हम कहते हैं सेंसरी डबल पैपिला। और ये किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज टैंगो रिसेप्टर। टैंगो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर का मतलब टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। टैंगो रिसेप्टर का मतलब सेंसिटिव फॉर द टच। जो लैट्रोवेंट्रल लिप्स है ये तो 2 इन नंबर है। कितने हैं? 2 इन नंबर। और इसमें दो तरीके के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। एक हम दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें सेंसरी डबल पैपिला भी होता है, सेंसरी डबल पैपिला भी होता है, एंड इसमें एम्फिट्स भी होते हैं। एम्फिट्स, आपको पता है एम्फिट्स कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स। और आपको एक और बात बता दें, इनमें एक और सेंस ऑर्गन होता है कॉर्डल एंड पे जिसको फेजमिट्स कहते हैं। तो दोनों में फेजमिट्स प्रेजेंट।
फेजमिट्स कॉर्डल सेंस ऑर्गन होता है, एम्फिट्स सिफेलिक सेंस ऑर्गन होता है जो हेड पे या आप कह सकते हो अपर पार्ट पे प्रेजेंट है। तो देखिए ये इनके माउथ का क्रॉस सेक्शन है जिसमें एक मिड डॉर्सल लिप होता है और इसके अंदर सेंसरी डबल पैपिला होता है और यहाँ पे आप कह सकते हो कि लैट्रोवेंट्रल लिप में सेंसरी डबल पैपिला के साथ साथ एम्फिट्स भी प्रेजेंट होते। तो क्वेश्चन तो एक डायरेक्ट पूछा जाता है एम्फिट क्या है, एम्फिड क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो आपको पहला होना चाहिए कि भाई एस्केल मिंथीस के मेंबर। ये है क्या, तो भाई ये सेंस ऑर्गन, ये कहाँ होता है, तो भाई सिफेलिक सेंस ऑर्गन, और इसका काम क्या है, तो भाई ये इसका काम है कीमो रिसेप्शन, और ये होता किस लिप में है, तो वेंट्रोलैटरल लिप्स में या लैट्रोवेंट्रल लिप्स में प्रेजेंट होता है। इज इट डन। और सेंसरी डबल पैपिला दोनों टाइप के लिप्स में होते हैं, मिड डॉर्सल लिप में भी होता है और ये वेंट्रोलैटरल या लैट्रोवेंट्रल लिप्स में भी होता है। इज इट डन, इज इट डन। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे चलें। इसके अलावा हम आपको और कुछ बातें बताएंगे, वो आपको यहीं पे नोट कर लेना है, मेल और फीमेल। तो सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, सेंस ऑर्गन मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है, मेल और फीमेल। मेल में कुछ और एडिशनल सेंस ऑर्गन भी होते हैं, एक होता है प्री एनल पैपिला, प्री एनल पैपिला, ये लगभग 50 पेयर्स होते हैं, और होता है पोस्ट एनल पैपिला, ये लगभग 5 पेयर्स होते हैं। तो ये मेल में एडिशनल है, ये फीमेल में एब्सेंट, फीमेल में एब्सेंट है। तो ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। मेल और फीमेल में और क्या डिस्टिंक्शन है कि मेल में प्री एनल और पोस्ट एनल पैपिला होता है, जबकि फीमेल में ऐसा कोई पैपिला प्रेजेंट नहीं होता, फीमेल में ऐसा कोई पैपिला प्रेजेंट नहीं होता। और ये इनके वेंट्रल सरफेस पे होता है। अगर आप वेंट्रल सरफेस देखेंगे तब, पीछे से इनकी बॉडी देखेंगे तब दिखाई देता है। जैसे अगर हम ये मेल बना दें तो मेल में इस तरीके से बॉडी के पीछे आपको प्री एनल और पोस्ट एनल पैपिला दिखाई दे, ठीक है। तो ये वेंट्रल सरफेस की बात कर रहे हैं, डॉर्सल सरफेस की बात नहीं कर रहे। आगे चले, एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखते हैं कि इनका क्या बचा, हाँ बॉडी वॉल, जरा बॉडी वॉल, इनकी बॉडी वॉल के बारे में बात करें तो बी अटेंटिव, एकदम अच्छे से देखना। इनकी बॉडी वॉल में सबसे पहले क्या है, जैसे अगर हम इनकी बॉडी वॉल ड्रा कर दें तो देखिए ये सबसे बाहर क्यूटिकल है, क्या है, क्यूटिकल, क्यूटिकल काफी थिक होती है, थिक, और ये रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है। मतलब इनको कोई क्या कर सकता है, आप कह सकते हो कि इनको कोई डिजॉल्व नहीं कर सकता। फिर आती है क्यूटिकल के बाद इनकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इनकी कैसी होती है, तो एपिडर्मिस भैया इनकी कैसी होती है, थोड़ा सा फोल्डेड होती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ लगभग 4 एपिडर्मल फोल्ड्स पाए जाते हैं। और एपिडर्मिस कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये है इनका क्यूटिकल, ये इनका मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियल एपिडर्मिस। तो आपने कह दिया कि यहाँ पे एपिडर्मिस सिंसाइशियल है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फीचर होता है। एपिडर्मल फोल्ड्स हैं यहाँ पे, ये डॉर्सल एपिडर्मल फोल्ड है, डॉर्सल फोल्ड है एक, ये वेंट्रल फोल्ड है एक, और ये दोनों लैटरल फोल्ड्स हैं,
ये दोनों लैटरल फोल्ड्स हैं। अब इनका मतलब क्या है, तो इन्हीं फोल्ड में जो डॉर्सल और वेंट्रल है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर अराउंड डॉर्सल एंड वेंट्रल फोल्ड्स। बस इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि CML यहाँ एब्सेंट है, सर्कुलर मसल लेयर एब्सेंट होती है। बार बार बता रहे हैं CML एब्सेंट होता है, सर्कुलर मसल लेयर एब्सेंट होता है। ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट। इज इट डन? यहां तक तो क्लियर। आगे चले, अगला, अब इनमें आते हैं हम रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है भाई एस्केरिस पढ़ा रहे हैं, तो इनकी अगर और आपको बातें जाननी है तो आप इनकी फिजियोलॉजी जानेंगे। तो फिजियोलॉजी में भाई डाइजेशन की बात कर लें तो इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। फिर भी ये खुद से डाइजेशन नहीं करते, ये फीड्स अपॉन pre-digested food of intestine of man। मतलब हम लोगों ने जो फूड डाइजेस्ट किया होता है उस पे फीड करते हैं। रेस्पायरेशन तो इनमें एनारोबिक होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है, रेस्पायरेशन एनारोबिक है। इसमें एक्सक्रीशन की बात करें तो रीनेट सेल है, H शेप्ड होती हैं ये, अमोनिया और यूरिया दोनों एक्सक्रीट करते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम बता ही दिया, सेंस ऑर्गन बता ही दिया। अब आते हैं ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। इनका लार्वा रैपिडिटी फॉर्म लार्वा कहलाता है, इनका रैपिडिटी फॉर्म लार्वा कहलाता है। रैपिडिटी फॉर्म मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल अलग है। ठीक, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इनके सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं हम, तो देखिए ध्यान से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों साथ में बनाते हैं और बताते हैं। इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां था ऐसे मेल हमने बना दिया, जस्ट इमेजिन यहां क्लोएका है, ठीक, क्लोएका है ना, ये स्पिक्यूल है। उसके बाद यहां निकला इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल ओपन होता है वास डिफरेंस में। तो ये इनका वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस ओपन होता है टेस्टिस में, जो कि हाईली कॉइल्ड है। समझिए, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए हमने ये एस्केरिस, मेल एस्केरिस बना ही दिया, तो चलिए कुछ समझने की जरूरत नहीं। मेल एस्केरिस ऐसा है, ठीक है, मेल एस्केरिस ऐसा है। मेल एस्केरिस में ये क्लोएका है, यहां से इजैकुलेटरी डक्ट, यहां से ऐसे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल खुला वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस खुला टेस्टिस में। ठीक, बस इतना। तो अब देखिए क्या है, लेबलिंग कर रहे हैं हम। ये है क्लोएका, जो कि एनस और मेल जेनाइटल पोर दोनों की तरह काम करता है। क्या? एनस और जेनाइटल पोर
ये है क्लोएकल स्पिक्यूल, क्लोएकल सीटी, ठीक है, स्पिक्यूल। ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये है सेमिनल वेसिकल, और ये है वास डिफरेंस, और ये है टेस्टिस। इज इट डन? टेस्टिस का ये एंटीरियर पोर्शन, ये एंटीरियर पोर्शन, ओनली एंटीरियर पोर्शन इज फंक्शनल, मतलब केवल दैट इज जर्म सेल्स यही प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट हियर। जर्म सेल केवल यही प्रेजेंट होती हैं, और इस सिचुएशन को कहते हैं टीलोगोनिक कंडीशन। टीलोगोनिक कंडीशन कहते हैं। टेस्टिस का केवल एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है, बाकी सारा पार्ट केवल स्पर्म को स्टोर करने के लिए होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है वही फंक्शनल है। तो एक मिनट, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बना देंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम टेस्टिस के बारे में बात करें, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखना है कौन सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज, ओनली वन, जिसको आप अनपेयर्ड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनपेयर्ड। याद करिए, जब हमने आपको टीनिया पढ़ाया था, टेपोम, तो बहुत सारे टेस्टिस बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड टेस्टिस, लॉट्स ऑफ टेस्टिस थे वहां पे, स्मॉल स्फेरिकल। लेकिन जब हमने आपको फेसियोला पढ़ाया था तो हमने कहा था 2 टेस्टिस, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। यहाँ पे एक ही टेस्टिस होता है, अनपेयर्ड होता है। इस कंडीशन को हम मोनाडेल्फिक कंडीशन कहते हैं। मोनाडेल्फिक टेस्टिस मतलब केवल एक टेस्टिस। जैसे मोनाडेल्फी पढ़ा था, वहां पे स्टेमेन से रिलेटेड था, चाइना रोज में बताया था ना। इसी तरीके से यहाँ पे केवल एक ही टेस्टिस है, तो इसको मोनाडेल्फिक कहते हैं। दूसरी चीज, जब आप टेस्टिस के सेक्शन को कट करेंगे, इसको सेक्शन, और टेस्टिस क्या है? ये हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड। ओनली एंटीरियर पार्ट फंक्शनल, ओनली एंटीरियर पार्ट फंक्शनल, इसलिए इसको हम टीलोजेनिक कंडीशन कहते हैं। तीसरी चीज ये है, इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है इज मीन्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म, इज मीन्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है। स्पर्म यहाँ बना, यहाँ से होते हुए वास डिफरेंस में गया, वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल में गया, इजैकुलेटरी डक्ट गया, क्लोएका गया, आगे बताएंगे। अब यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ तक आया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसमें जब इसको कट करेंगे तो बीच में एक रैकिश प्रेजेंट होता है। दिस इज द रैकिस, रैकिस, केवल एक रैकिस, टेस्टिस के बीचों बीच एक रैकिस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको मोनार्किक कंडीशन कहते हैं। मोनार्किक मोनार्चिक कह सकते हैं कंडीशन। मोनार्चिक कंडीशन का मतलब ओनली वन रैकिस, ओनली वन रैकिस, मतलब एक रैकिस है, इसलिए इसको मोनार्किक कहते हैं। तो टेस्टिस के बारे में इतनी बात समझिए। जब ये टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट आप कट करेंगे तो टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में आपको क्या दिखेगा? ध्यान से देखना, इसमें रैकिस यहां भी है, ये एंटीरियर पार्ट है, या आप टेस्टिस ही कट करके देखिए तो इसमें रैकिस है, और बीच बीच में अमीबॉइड स्पर्म्स होते हैं, वेरी IMP। इनके जो स्पर्म होते हैं वो टेल लेस होते हैं, तुरंत नोट करिए, राउंड होते हैं, अमीबॉइड कह सकते हैं इसको, वेरी IMP। ये 3 चीज एनिमल किंगडम में बहुत यूनिक फीचर है, आप याद रखना। राउंड, टेललेस, अमीबॉइड, राउंड, टेललेस, अमीबॉइड। इज इट डन? यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे चलिए एक बार इसको देखिए, फिर हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहां पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब अभी हमने फीमेल बनाया था इस तरीके से, तो यहां पे क्या था, गोनोपोर था। इसी को हम बाहर बना रहे हैं, ये गोनोपोर, देखिए ये गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर है, ये ओपन होता है वेजाइनम, वेजाइनम, वेजाइना ओपन होते हैं दो यूट्रस में। यहां पे याद रखना दो यूटराई पाए जाते हैं, यूटराई टर्म दिया रहता है, मतलब यूट्रस दो है। वेरी वेरी आईएमपी। तो देखिए ये यूटरस है, ये भी यूटरस है। भाई यूटरस फिर कहां ओपन होता है, यूटरस ओपन होता है ओविडक्ट में। तो ये हो गया इसका ओविडक्ट, इधर भी बना लीजिए ओविडक्ट, ये हो गया इसका ओविडक्ट, मतलब फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं एक तरीके से। और ये ओपन होता है हाईली कॉइल्ड ओवरी में, ये ओपन होता है हाईली कॉइल्ड ओवरी में। तो अब आपको इतनी बात समझ आ गई कि ये हो गया ओवरी। तो क्या क्या है, क्या क्या है यहां पे, फीमेल गोनोपोर, वेजाइना, टू यूटराई, टू ओविडक्ट्स, टू ओवरीज। कोई टेंशन यहां तक नहीं ना। अब ओवरी की भी बात करें तो ओवरी का सबसे ओनली एंटीरियर पार्ट फंक्शनल, ओनली एंटीरियर पार्ट फंक्शनल। तो एंटीरियर पार्ट में ही जर्म सेल होते हैं और ये ओवम बनाते हैं, केवल और केवल एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होते हैं। तो ओवरी के बारे में लिख लें, बाकी तो सब पता ही आपको। टू ओवरीज है, इसलिए इसको डाइडेल्फिक कंडीशन कहते हैं, डाइडेल्फिक कंडीशन कहते हैं। भाई इनको कट करोगे रैकिस मिलेगा, ठीक, डाइआर्किक भी कह सकते हैं, डाइडेल्फिक। ओनली एंटीरियर पार्ट फंक्शनल, केवल एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है, दैट इज टीलोगोनिक, या भी क्या है, टीलोगोनिक कंडीशन है। ये भी कैसी कंडीशन है, टीलोगोनिक कंडीशन। अब आपको बता दें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपको पता है। इसके बाद देखिए बाकी ये ओविडक्ट तो है ही, यूट्रस के बारे में थोड़ा सा बता दें। यूट्रस में आप लिखेंगे टू यूटराई, और इनका काम है, ओविडक्ट में देखिए फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको स्टोर करते हैं यूट्रस। तो दे स्टोर फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग्स को स्टोर करने का काम करते हैं। इज इट डन? तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब आपको बता दें कि इनका कपुलेशन कैसा होता है, मतलब मेल फीमेल। ऑब्वियस है कि क्रॉस कपुलेशन होगा, क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग हैं, तो क्रॉस कपुलेशन ही होगा, मेल फीमेल के पास आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये है मेल, एक बार देख लीजिए। मेल का ये क्लोएकल स्पिक्यूल है, ये पेनिस की तरह एक्ट करेगा, और मेल का क्लोएकल स्पिक्यूल विल बी इंसर्टेड इनटू द gonopore of female, will be inserted into vagina of female via gonopore. So male or female will come closer and
cloacal spicule of male will be inserted into vagina of female via female genital pore. तो क्रॉस कपुलेशन होगा यहाँ पे, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्रॉस कपुलेशन होगा, क्रॉस कपुलेशन होगा और मेल अपने क्लोएका से स्पर्म को फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट कर देगा। मेल का ये क्लोएका है, आपको पता है यहाँ पे स्पर्म बना, स्पर्म आया, वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल से होते हुए एजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए क्लोएका से निकला और फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट हो जाएगा और वहां से स्पर्म आएगा, वहां से स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग आया तो फर्टिलाइजेशन जब ओविडक्ट में हो जाएगा तो फिर ये यूट्रस में जाके फर्टिलाइज्ड एग स्टोर हो जाएंगे। फर्टिलाइज्ड एग विल बी स्टोर्ड इनटू यूट्रस। आपको बता दें कि लगभग एक दिन में एक एस्कैरिस 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के आसपास एग रिलीज करता है, ठीक है, एक दिन में। इस तरीके से पूरी लाइफ टाइम में ये 28 मिलियंस एग रिलीज करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में है, तो यूट्रस से होते हुए, ये गोनोपोर से होते हुए फीमेल की बॉडी से बाहर निकल आएगा और आ जाएगा ह्यूमन की इंटेस्टाइन। जब ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो ह्यूमन की फीकल मैटर से ये बाहर आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन, यहाँ पे क्लीवेज नहीं हुआ, क्लीवेज यहाँ पे नहीं हुआ, इस कंडीशन में ये मतलब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी, क्योंकि इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लगभग 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 96 फ़ारेनहाइट है, तो वो जो है ना 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो वो हम कह सकते हैं दैट इज नॉट सूटेबल फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ यू कैन से एग्स। इसलिए ये फीकल मैटर से बाहर, यहां से ये फर्टिलाइज्ड एग विल ट्रेवल एंड कम आउट ऑफ गोनोपोर, यू कैन से गोनोपोर से बाहर आ जाएगा और उसके बाद इंटेस्टाइन से ह्यूमन के फीकल मैटर से बाहर आ जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, स्टोरी समझना है आपको। क्रॉस कॉपुलेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ और आप कह सकते हो भाई फर्टिलाइज्ड एग टेम्पररली स्टोर इन यूटरस, टेम्पररली स्टोर्ड इन यूटरस। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका जो एग होता है ना, एग के बारे में थोड़ा सा देख लें। इसका जो एग होता है वो कैसा होता है, कॉल्ड एज मैमिलेटेड एग। इसको क्या कहते हैं, मैमिलेटेड एग कहते हैं, क्योंकि देखिए ये ओवल होता है और इसमें कई सारे कवच होते हैं, जैसे ये एक कवच, दूसरा कवच, तीसरा कवच, लगभग 3 लेयर का होता है, ट्राई लेयर्ड होता है, ट्राई लेयर्ड होता है। सबसे जो आउटर लेयर है इसकी, ये प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीनेशियस होती है। इसका जो मिडिल होता है ये काइटिनस होता है और इसका जो इनर होता है, इनर लेयर, ये एस्टरीफाइड होता है, एस्टरीफाइड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है। तो ये है इसका एग। अब हम आते हैं इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो बात करते हैं, एक मिनट देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम जैसे समझाएंगे एकदम बिल्कुल वैसे समझना। देखिए क्या हुआ,
समझिए, मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस का एडल्ट है ये। इन दोनों के अडल्ट ने क्या किया, क्रॉस कॉपुलेशन किया। जब क्रॉस कॉपुलेशन किया, एक स्टोरी बार बार आई एम सेइंग इट रिपीटेड टाइम्स की जस्ट इमेजिन कि एक स्टोरी है, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक। क्रॉस कॉपुलेशन किया तो भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, और जाइगोट आ गया कहां पे, ये सब इंटेस्टाइन के अंदर हुआ। यहां से लेके यहां तक आप कह सकते हो अभी ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में है तब तक हुआ है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में है तब तक हुआ है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में है। जाइगोट आ गया फीकल मैटर से बाहर। जब ये फीकल मैटर से बाहर आ गया तो अब यहां पे हुआ क्लीवेज हुआ, मार्यूला बना, और 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये सारा काम हो रहा है। ब्लास्टूला बना और गैस्ट्रूला बना, फिर बना लार्वा, फर्स्ट लार्वा, इसको फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा कहते हैं, और जिसका नाम है रैबिडिटीफॉर्म। फर्स्ट रैबिडिटीफॉर्म, फर्स्ट क्या नाम दिया हमने, सबसे पहला लार्वा बना फर्स्ट रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। ये सब हो रहा है सॉइल के अंदर। अब ये कहां हो रहा है, ये काम हुआ इन सॉइल, अभी सॉइल में ही हो रहा है भाई, टेंशन मत लीजिए, बस समझते जाइए। एंड दिस लार्वा, इसको बनने में लगभग 14 डेज होते हैं, यहां से लेके यहां तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 14 दिन लगते हैं। कितने, 14 डेज। अभी भी ये लार्वा जो है ना नॉन इन्फेक्टिव है, मतलब अभी ये इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, नॉन इन्फेक्टिव। रेस्ट फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते और ये रेस्ट करेगा, कहेगा भाई हमें खतरनाक बनना है, हमें इन्फेक्शन कॉज करना है, 1 हफ्ते और रेस्ट करेगा। तो होगा यहां फर्स्ट मोल्टिंग। मोल्टिंग जानते हैं क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मोल्टिंग इंसेक्ट में होता है, मोल्टिंग स्नेक्स में होता है। मोल्टिंग एक मैच्योर होने की प्रोसेस है। स्नेक्स आपने देखा होगा बहुत बार, गांव में रहे होंगे या कहीं पे भी, जो मतलब गार्डन वगैरह होते हैं वहां पे आपने देखा होगा, स्नेक्स अपने एपिडर्मिस बाहर निकालते रहते हैं। दैट इज द प्रोसेस, यू कैन सी कि दैट इज द प्रोसेस मीन्ड फॉर द मैच्योरेशन। मोल्टिंग एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो अपने आप को मैच्योर करता रहता है। स्नेक्स में भी देखा होगा आपने, और आपने इंसेक्ट में। मोल्टिंग को एक और नाम देते हैं एगडाइसिस, याद रखना, यहां पे लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। मोल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एगडाइसिस। और हायर एनिमल में ये एक हार्मोन की प्रेजेंस में होता है जिसको हम एगडाइसोन कहते हैं। एगडाइसोन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन, और कीटोनिक स्टेरॉइड है, मतलब स्टेरोन है। स्टेरॉइड पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको कहा था, स्टेरॉल ऐसे स्टेरॉइड जो कि एल्कोहलिक होते हैं, जिसमें OH ग्रुप होता है, इसको स्टेरॉल कहते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, अर्बोस्टेरॉल, ठीक। और ऐसे स्टेरॉइड जिसमें क्या होते हैं, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टेरोन कहते हैं, जैसे एगडाइसोन, ठीक, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इसके अलावा कार्टिसोन। तो ऐसे ये चीज हमने आपको बताया था। तो मोल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एगडाइसिस, है ना।
अब इसको हम लोग देखते हैं कि अब ये क्या करने वाला है भाई। जब पहली मॉल्टिंग हुई तो अभी एक लार्वा बन चुका था और एक मॉल्टिंग हुई, और ये फर्स्ट मॉल्टिंग कहाँ होती है? इन सॉइल। पहली मॉल्टिंग होती है इन सॉइल, वेरी वेरी IMP, मतलब आपको पता होना चाहिए भाई मॉल्टिंग कहाँ कहाँ हो रही है। पहली मॉल्टिंग होती है इन सॉइल, और फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट मॉल्टिंग ये चेंज हो जाता है सेकेंड जुवेनाइल लार्वा, या सेकेंड जुवेनाइल कह लीजिए, सेकेंड रेप्टिफॉर्म लार्वा, इसको सेकेंड RAL कह देते हैं, रेप्टिफॉर्म लार्वा। देखिए पहली मॉल्टिंग, पहले तो फर्स्ट रेप्टिफॉर्म लार्वा बना, और फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद सेकेंड रेप्टिफॉर्म लार्वा बना। अब ये इन्फेक्टिव है, और ये आएगा, ये इन्फेक्टिव है और ये करेगा इन्फेक्शन। एक सेकेंड, सॉरी, एक्चुअली हमें लगा कोई बच्चा रो रहा है, और कभी कभी इतना तेज़ आवाज़ आती है बाहर से कि हमको डर लग जाता है कि कहीं बाबू गिर तो नहीं गया, ऐसा कुछ, तो हमें देखना पड़ता है। तो हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि इन्फेक्शन हुआ सेकेंड जुवेनाइल, सेकेंड क्या क्या बता रहे थे, पहली मॉल्टिंग हुई तो सेकेंड जुवेनाइल बना है, मतलब सेकेंड रेप्टिफॉर्म लार्वा बना। अब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन ये है सॉइल में ना, तो वाया कंटामाइनेटेड, मतलब कोई चीज़ जैसे मिट्टी में गिर गई, कंटामाइनेटेड फूड कह लीजिए या वाया सॉइल कह लीजिए, है ना। तो बच्चे क्या होता है कि हमने कहा था ये ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिट्टी विट्टी का में खेलते हैं और कोई सामान गिर जाता है फिर उठा के खा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब हुआ क्या, ये आ गया हमारे, मतलब ये पहला जो इनका इन्फेक्शन है, मतलब पहली बार ये हमारी बॉडी में आए, और इनका माइग्रेशन, पहला माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइन से फर्स्ट माइग्रेशन इनका पहले आ जाते हैं, हमारे माउथ से होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से लीवर, इंटेस्टाइन से लंग तक पहुंचते हैं। तो उनका रास्ता क्या होता है, इंटेस्टाइन से लीवर में आते हैं पहले, और लीवर से फिर ये ऐसे कर देते हैं, लीवर से आते हैं ये कहाँ पे, लीवर से आ जाते हैं ये लंग्स में, नहीं सॉरी, लीवर से आते हैं ये हार्ट में। भाई ऑब्वियसली आपको पता है लीवर से एक हिपैटिक पोर्टल वेन जाती है, हिपैटिक पोर्टल वेन जाती है, उससे हमारे हार्ट में आ जाते हैं, और हार्ट से ये लंग्स में चले जाते हैं, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में चले जाते हैं। किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में चले जाते हैं। तो ये है इनका फर्स्ट माइग्रेशन, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट माइग्रेशन, पहली बार इन्होंने माइग्रेशन किया, और फर्स्ट माइग्रेशन इंटेस्टाइन से लंग होता है, इंटेस्टाइन से लंग होता है, फर्स्ट माइग्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इंटेस्टाइन टू लंग, इंटेस्टाइन से लंग में हुआ पहला माइग्रेशन इनका। अब ये लंग में लगभग कुछ हफ्तों तक रुकते हैं, और लंग में क्या करते हैं ये, अब यहीं पे ये सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग करते हैं। हमारे एकदम डायग्राम पे जाइएगा, लंग में ही इनका सेकेंड मॉल्टिंग और थर्ड मॉल्टिंग होता है।
तो सेकेंड मॉल्टिंग किया तो थर्ड रेबिडिटी फॉर्म लार्वा एंड फोर्थ रेबिडिटी फॉर्म लार्वा बना। इसको मिटा रहे भाई, अरे यार चलिए कोई बात नहीं है। यहां था ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये काम हुआ था, फिर ये बाहर आ गए ऐसे 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 मिट्टी से होते हुए, फिर हमारे इंटेस्टाइन से होते, फिर हमारे लगे। माइक तो ऑन है ना यार, ठीक है चलिए। फिर क्या हुआ लंग में क्या हुआ, सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग हुआ। तो सेकेंड मॉल्टिंग हुआ तो थर्ड रेबिडिटी फॉर्म लार्वा, और थर्ड मॉल्टिंग हुआ तो फोर्थ रेबिडिटी फॉर्म लार्वा बन गया यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, फर्स्ट मॉल्टिंग कहाँ हुआ, सॉइल में हुआ, मतलब सेकेंड जुवेनाइल या सेकेंड रेबिडिटी फॉर्म लार्वा सॉइल में बना। फर्स्ट रेबिडिटी फॉर्म लार्वा भी सॉइल में बना है, लेकिन फर्स्ट मॉल्टिंग सॉइल में हुआ, सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग लंग्स के अंदर हुआ, तो थर्ड और फोर्थ लार्वा लंग्स में बना। अब यही यहाँ फिर ये लंग से फिर से इंटेस्टाइन में आते हैं। तो ये देखिए वाया लंग, अब देखिए लंग से फिर ये क्या खेल खेलते हैं, तो लंग से होते हुए हमारे आ जाते हैं ट्रैकिया में। भाई लंग से नहीं, ऐसे लंग बनाया था, याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे लंग बनाया था, ये ट्रैकिया आया, और ये लंग कार्डियक नॉच, ठीक है, और ये अपना आपका ट्रैकियोल्स वगैरह है, ब्रांक्यूल्स वगैरह है, सॉरी, और ये ट्रैकिया से यहाँ पे कॉमन अपर्चर फेरिंग्स से होते हुए इसके पीछे ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में गलेट है ना उसकी ओपनिंग, तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं गलेट। ईसोफेगस से होते हुए फिर आ जाता है हमारे स्टमक से होते हुए फिर इंटेस्टाइन। तो कहने का मतलब है कुल मिला के कि पहला माइग्रेशन इसका कहाँ था, इंटेस्टाइन से लंग, दूसरा माइग्रेशन लंग से इंटेस्टाइन। तो लंग से आया ट्रैकिया, रास्ता बता रहे हैं आपको, रास्ता आप बताओगे हमें, अब हमने बहुत रास्ता बता लिया आपको। ट्रैकिया से निकला एपिग्लॉटिस से बाहर आ गया, आप कह दो, ऐसे कह दो भाई, ट्रैकिया से आ गया स्टमक में, बीच में इसने, अरे ट्रैकिया से आ गया ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में आने से पहले दो रास्ते क्रॉस किए, एक तो इसने एपिग्लॉटिस से ट्रैकिया से बाहर आया एपिग्लॉटिस, और फिर एपिग्लॉटिस से ईसोफेगस की ओपनिंग गलेट से होते हुए ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आ गया। तो क्या कर रहा है ये कर रहा है इंटेस्टाइन से लंग फर्स्ट माइग्रेशन, और लंग से इंटेस्टाइन सेकेंड माइग्रेशन। सेकेंड माइग्रेशन कहां से कहां हुआ, लंग से इंटेस्टाइन। अब पता है आपको इंटेस्टाइन में करेगा ये फोर्थ मॉल्टिंग जब करेगा ना, तब ये फोर्थ मॉल्टिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में, तब ये लार्वा नहीं बनेगा, फिफ्थ लार्वा नहीं बनेगा, आफ्टर फोर्थ मॉल्टिंग यू कैन से ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और ये है ही पूरा का पूरा, ये आपको दो तरीके की बातें हमने बताई, मतलब दो तरीके का माइग्रेशन हमने बताया। इसको एकदम, इसकी लाइफ साइकिल को एकदम अच्छे से समझना है भाई, ठीक। तो आप क्या कहोगे, ये पूरा लाइफ साइकिल इसका समझिए, पूरी कहानी इसके जीवन की, इसने क्या क्या कांड किए हैं सब पता है आपको, है ना एकदम। देखिए मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस ने क्रॉस कपुलेशन किया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बना, ये सब तो इंटेस्टाइन में हो ही रहा है, क्योंकि यह एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन है ही भाई। फिर उसके बाद जाइगोट बना तो फीकल मैटर से बाहर आया, और इसका जो क्लीवेज है ना वो डिटर्मिनेट और स्पाइरल होता है, आई विल टेल यू। मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, तो फिर उसके बाद ये लार्वा में, पहले जुवेनाइल लार्वा में बदल गया फर्स्ट रेबिडिटी फॉर्म लार्वा, जो कि नॉन इन्फेक्टिव होता है, तो ये कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए रेस्ट करता है, तो फर्स्ट मॉल्टिंग करता है सॉइल के अंदर ही, तो सेकेंड जुवेनाइल बन जाता है, सेकेंड आरएल बन जाता है। फिर कंटेमिनेटेड फूड और सॉइल से अब इसका माइग्रेशन हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, मतलब पहले तो माउथ से स्टमक, मतलब कुल मिला के कहते हैं हम इंटेस्टाइन से लीवर।
अरे सॉरी, इंटेस्टाइन से लंग्स तक, इंटेस्टाइन से लंग्स, और इंटेस्टाइन से लंग में जाने के बाद सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग किया, मतलब थर्ड और फोर्थ लार्वा यहाँ बना, फिर लंग से वापस फिर इंटेस्टाइन में आया, तो इंटेस्टाइन में फोर्थ मॉल्टिंग हुई और फिर ये अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दो तरीके का माइग्रेशन। कभी कभी एक और माइग्रेशन दिया रहता है जिसको अबरेंट माइग्रेशन कहते हैं। अबरेंट माइग्रेशन का मतलब ये लंग से कहते हैं, कभी कभी ये चला जाता है आईज में, लिख लीजिएगा अबरेंट, लिखिए बता दें, अबरेंट माइग्रेशन, एबरेंट माइग्रेशन। तो एक बार पहले आप क्या करिए, इसको एकदम ध्यान से देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको एकदम गलत नहीं होने चाहिए, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एस्कैरिस पूछना मतलब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके सेंस ऑर्गन, एम्फिड और फैजमिड बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर की जान क्या है, और उसके बाद इसका ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका लार्वा, बस इससे ज़्यादा आपको आना नहीं है। और इस चैप्टर में कुछ और भी निमेटोहेल्मिन्थीज हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बार देख लीजिए, इसमें कितने बार मॉल्टिंग हुई, 4 बार मॉल्टिंग हुई, ठीक है। कहाँ कहाँ हुई वो आपको याद रखना है। पहली मॉल्टिंग सॉइल में, दूसरी तीसरी मॉल्टिंग लंग्स में, और चौथी मॉल्टिंग कहाँ हुई, इंटेस्टाइन में वापस से। तो 2 माइग्रेशन, पहला माइग्रेशन इंटेस्टाइन से लंग, दूसरा माइग्रेशन लंग से इंटेस्टाइन, ठीक। आगे आते हैं एबरेंट माइग्रेशन, मतलब ये समटाइम्स क्या होता है, वाया लंग्स या फ्रॉम लंग्स, लंग से ये चले जाते हैं कहाँ, आईज में, लंग्स टू, फ्रॉम लंग्स टू आईज, स्प्लीन, हार्ट, वहीं चले जाते हैं, और उसके बाद लीवर में भी आ गए वापस, और इसके बाद ब्रेन में, और ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ठीक, इरिटेशन कॉज करते हैं, इसको एबरेंट माइग्रेशन कहते हैं। कहीं भी चले जाते हैं एबरेंट। इज इट डन? तो ये एकदम अच्छी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पूरे माइग्रेशन में जो इसका माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन के दौरान, माइग्रेशन पूरा 3 वीक तक करता है, ठीक, 3 वीक लगते हैं इसको पूरा माइग्रेशन करने में। और इसके बाद आप कह सकते हो फिर 8 से 10 वीक्स तक ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं। 8 से 10 वीक के अंदर ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं, अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें। और उसके बाद इनका जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान अगर इसकी बात करें तो 9 से 12 महीने इसका लाइफ स्पान है, ठीक है। 1 साल तक जिंदा रहते हैं ये। तो ये इनकी कहानी। और ये जो डिसऑर्डर कॉज करते हैं बहुत, उसको हम एस्कैरियोसिस कहते हैं, जिसमें हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, नॉजिया वगैरह होता है। और इसके लिए कभी कभी इसके ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चिनोपोडियम ऑयल, वेरी वेरी IMP, एंड एक ड्रग है जिसको एल्कोपार कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम BSc जब पढ़ते थे ना, तब से हमें ये याद है, इसका पूरा माइग्रेशन और इसका ड्रग। तो एल्कोपार और चिनोपोडियम ऑयल ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक। बाकी ये रही इसकी कहानी। और आज हम लोग और क्या करेंगे, अदर निमेटोडा के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अदर निमेटोडा में जैसे हमने वुचरेरिया के बारे में थोड़ा सा, और वुचरेरिया हो गया, और इसके अलावा जो ड्रैकनकुलस है, एंटेरोबियस है, ट्राइक्यूरिस है, ट्राइक्यूनेला है, एनसाइलोस्टोमा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि इसको याद करने के लिए हमने ऐसे कर दिया है, अदर निमेटोडा। अरे भैया, अदर निमेटोडा कौन कौन है,
हमें जो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं भाई प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, अभी वुचरेरिया से पूछा गया था और क्या कहते हैं एंसाइलोस्टोमा से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने क्या किया है कि जो अदर निमेटोडा हैं उनको हमने दो तरीके से क्लासीफाई कर दिया है। एक मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक का मतलब ऐसे निमेटोडा जिनका ओनली वन होस्ट है, ओनली वन होस्ट, और एक कैटेगरी हमने बना दिया है डाइजेनेटिक, मतलब टू होस्ट, दो होस्ट वाले। मोनोजेनेटिक में हम आपको बता दे रहे हैं, पहला, सबसे पहला हम लोग हुक वर्म देखेंगे, हुक वर्म्स, हुक वर्म्स। हुक वर्म्स दो हैं, एक एनसाइलोस्टोमा डुओडेनेल और एक निकेटर अमेरिकैनस। एनसाइलोस्टोमा डुओडेनेल, निकेटर अमेरिकैनस, ये ह्यूमन इसका होस्ट है और इसका होस्ट है डॉग। ठीक, इसका होस्ट है डॉग। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हुकवर्म कौन है। दूसरा सिम्टम वही है भाई, थोड़ा नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, यही सब, इंटेस्टाइन में ये भी रहता है। और दूसरा क्या है, पिनवर्म। पिनवर्म कहते हैं एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस पिनवर्म है। ये इलियोसिकल रीजन में रहता है ह्यूमन के, इलियोसिकल रीजन में, और ये भी मोनोजेनेटिक का मतलब एक ही होस्ट, मोनोजेनेटिक का मतलब एक ही होस्ट है। तीसरा इसी में लिखिएगा ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस को क्या कहते हैं, ट्राइक्यूरिस को क्या कहते हैं, शीट वर्म, अच्छा पिनवर्म या शीट वर्म कहते हैं इसको। ट्राइक्यूरिस को विप वर्म कहते हैं, हाँ विप वर्म। और एक है ट्राइकिनेला, एक है ट्राइकिनेला जिसको ट्राइकीना वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकीना वर्म। ट्राइकीना एक जगह है, ठीक है, शायद आप कह सकते हो कि कहीं एक जगह है, वहां पे इसको सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसको ट्राइकीना वर्म कहते हैं। डाइजेनेटिक होस्ट, मतलब डाइजेनेटिक ऐसे हैं, इसमें सबसे अच्छा है, सबसे पहला वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये भी एक जगह है। तो इसमें ये डाइजेनेटिक है, तो इसका प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमन ही है, और ह्यूमन में ये डिजीज कॉज करता है। ह्यूमन में ये डिजीज कॉज करता है कौन सा, तो आपको पता है ह्यूमन में जो डिजीज कॉज करता है वो है फाइलेरियसिस, फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस। और इसमें होता क्या है, स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स की, जैसे स्प्लीन की, और आप कह सकते हैं कि मेल के टेस्टिस, स्क्रोटम बहुत स्वेल कर जाते हैं, लोअर लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, लिख लीजिएगा लिम्फ नोड की स्वेलिंग्स हो जाती है, ठीक है। और इसका एक लार्वा भी है, इसका लार्वा होता है। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि ये वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एक विविपैरस निमेटोडा है, मतलब बच्चे देने वाला। इसका जो लार्वा होता है फाइलेरियल वर्म कहते हैं इसको, फाइलेरियल वर्म कहते हैं। और इस लार्वा जो है ये मिडनाइट में देखने को मिलता है ब्लड में,
ये क्वेश्चन आया था, मिडनाइट में देखने को मिलता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो, मिडनाइट, लगभग मिडनाइट में देखने को मिलता है इन ब्लड सुपरफिशियल ब्लड, सुपरफिशियल एकदम सरफेस पे, ठीक। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है भैया, वो इसका वेक्टर भी है क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। तो ये तो है वुचरेरिया बैनक्राफ्टी, जिसको बैनक्राफ्ट फाइलेरिया भी कहते हैं, या इसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं, इसको हम बैनक्राफ्ट फाइलेरिया भी कहते हैं। इज इट डन? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है ना। आपको टेंशन होगी मतलब हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इसी में डाइजेनेटिक वाले में लिखना है, डाइजेनेटिक। दूसरा है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, डाइजेनेसिस में लिखना है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, जो डिजीज कॉज करता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज फेरी सरपेंट। ये एकदम सरपेंट का मतलब सांप होता है, फेरी का मतलब बहुत चमकीला दिखता है, सांप जैसा दिखता है, या इसको मेडिना वर्म भी कहते हैं। मेडिना एक जगह है जहां पे इसको सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसको हम मेडिना वर्म कहते हैं, या इसको गाइनी वर्म भी कहते हैं। गाइनी पिग होता है ना, गाइनी भी जगह है, गाइनी वर्म, ठीक है, जिनी वर्म, गाइनी वर्म, जो भी कह लीजिए। अब इसमें भाई प्राइमरी होस्ट क्या है? प्राइमरी होस्ट इसका मैन ही है, मैन में ये डिजीज कॉज करता है। इसका सेकेंडरी होस्ट एक आर्थ्रोपोडा है, साइक्लोप्स। क्या है? साइक्लोप्स। बाकी ये करता क्या है? ये आपको, आप कह सकते हो कि ये वॉमिटिंग, नोजिया, स्नोफिलिया, ये सब कॉज करता है। तो उससे मतलब नहीं है, कॉमन नेम बहुत जरूरी है, कॉमन नेम इसका बहुत जरूरी है। फिर इसमें अगला जो है लोइसिस कॉज करता है। लोआ को आईवम कहते हैं। क्या कहते हैं? आईवम कहते हैं, ठीक। आईवम इसलिए कहते हैं कि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली कंजक्टाइवा में होता है, कंजक्टाइवा में होता है। कहाँ होता है? कंजक्टाइवा में। तो इसका जो इन्फेक्शन है कंजक्टाइवा में होता है। किसमें? कंजक्टाइवा, हमारी आई के कंजक्टाइवा में होता है। और इसमें भी जो इसका प्राइमरी होस्ट तो मैन ही है। सेकेंडरी होस्ट एक इंसेक्ट है जिसको ट्रेबेनिड फ्लाई कहते हैं। कंजक्टाइविटिस कॉज करता है, लोइसिस कॉज करता है। प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? मैन, ठीक है ना। तो ये है इसकी कहानी। कितने सारे हमने बताए? हुकवम, पिनवम या शीटवम, विपवम, ट्राइकीना वम, उसके बाद कौन सा वम है ये? फाइलेरियल वम, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मेडिना वम, गिनी वम या आई वम। तो इतने सारे ये हैं पूरे इसकी कहानी। किसकी कहानी? ये पूरे निमेट हेलमिंथीज की कहानी, पूरे निमेट हेलमिंथीज की कहानी है। आप कह सकते हैं पूरे एस्केलमिंथीज की कहानी है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, और हमने कुछ छोड़ा भी नहीं। आप इसे अच्छे से ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस, आज हमने आपको बता दिया कि ये हमने ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी हमने अभी तक आपको बताया है
एकदम मतलब आप कह सकते हो कि कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस और बस जनरल फीचर पढ़ने हैं, एस्कैरिस के बारे में पढ़ना है और फिर अदर निमेटोडा के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं, रिनेट सेल आता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एपिडर्मिस से, इनका सिंसाइसियल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसका आप कह सकते हो कि राउंड वर्म, टेललेस, स्पर्म, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसके आप कह सकते हो मेल और फीमेल में जेनिटल पोर वगैरह के बारे में, मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन क्या क्या है, ठीक है। और इसके सेंस ऑर्गन, एम्फिड और फेजमिड से क्वेश्चन आते हैं। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब लाइक टेस्टिस और यूट्रस और ओवरी के बारे में आते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हो इसका पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में आता है, इसके लार्वा के बारे में आता है, अदर निमेटोडा जो हमने पढ़ाया इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो बस इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? ओके, चलिए।